Assalamualaikum. Today's lecture is about site analysis in architecture. Site analysis in architecture is divided into 6 parts. First part is basically the introduction part, and this is part number 6. Is related to the presentation, how you will present your data, your information in graphical form. साइट एनालिसिस के पहले 5 पार्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये छठा पार्ट है. जब तक आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 नहीं देखेंगे, आप ये पार्ट 6 नहीं कर सकते. तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से इस साइट एनालिसिस के लेक्चर्स को गौर से सुने और देखें. तो ये जो लेक्चर है पार्ट 6, इसमें बेसिकली साइट एनालिसिस को प्रेजेंट किया गया है. यानी जो डेटा आपने पिछले पार्ट्स में, पिछले जो साइट एनालिसिस के पार्ट्स हैं उसमें हासिल किया है, उस डेटा को अभी प्रेजेंट किया जा रहा है. और ये जो 6 चैप्टर है या जो 6 पार्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन द 5 previous parts. If you will understand the previous 5 parts, then you will be able to present the data or information which you have got in your previous lectures or parts. So जो informations हैं साइट एनालिसिस से जो हासिल की गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा आपने हासिल किया है साइट एनालिसिस के ज़रिए साइट से मुतल्लिक, उसको प्रेजेंट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. कुछ जगहों पे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसके बगैर आप मज़ीद प्रोजेक्ट को आगे नहीं कर सकते, ना ही आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं. जब तक आप साइट एनालिसिस नहीं करेंगे, आप प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं कर सकते. तो साइट एनालिसिस से ही आपको प्रोजेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है कि आपने करना क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि फिजिबल है. और अगर साइट एनालिसिस में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, या तो आपने साइट की फिजिबिलिटी देखनी होती है कि ये साइट फिजिबल है या नहीं है, और दूसरा इसमें यह है कि फिजिबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग देखी जाती है कि इस साइट पे कौन सी बिल्डिंग बनानी चाहिए. तो ये तभी मुमकिन है जब आप अच्छे तरीके से साइट एनालिसिस करेंगे. साइट एनालिसिस से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको डेटा मिलेगा. उन्हीं डेटा और इंफॉर्मेशन की बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे फिजिबिलिटी के बारे में भी, साइट की फिजिबिलिटी के बारे में भी, और प्रोजेक्ट या बिल्डिंग की फिजिबिलिटी के बारे में भी आप डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे. तो इसमें बहुत सारे प्लान्स होते हैं, मैप्स होते हैं इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बता देता हूँ कि कौन से टिप्स हैं जिसकी मदद से आप अपने यानी जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि गिव एन ओवरव्यू ऑफ द साइट इंफॉर्मेशन यू हैव फाउंड. यानी आपने पूरा एक ओवरव्यू देना होता है साइट एनालिसिस की प्रेजेंटेशन में. आपने साइट एनालिसिस किया है तो उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू आपने प्रेजेंटेशन की शक्ल में देना है. और इसमें आपने फ़ोटोग्राफ्स भी शो करने हैं, इसमें डिटेलिंग भी करनी है, आपने डिटेल भी शो करना है. तो एक तो ओवरव्यू आपने
साइट के बारे में देना है, इंफॉर्मेशन आपने देनी है साइट के बारे में, ओवरव्यू ऑफ द साइट एंड इंफॉर्मेशन यू हैव फाउंड, ये आपने सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन में बताना है। ये मेन याद रखें कि जो प्रेजेंटेशन है ये उसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली कि आपने प्रेजेंटेशन जो करनी है उसमें साइट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और उसका ओवरव्यू बताना है। और दूसरा ये कि आपने की फ़ोटोग्राफ्स साइट की बतानी है, शो करनी है। और फिर उसके बाद तीसरी बात यह है कि डिटेल आपने शो करना है, यानी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ योर साइट एनालिसिस, जो आपने साइट एनालिसिस किया है उसके एलिमेंट्स के बारे में आपने डिटेल बतानी है, यानी जो डिज़ाइन प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, डिज़ाइन प्रोसेस के लिए जो ज़रूरी हैं वो आपने डिटेल में बताना है उन एलिमेंट्स के बारे में जो साइट एनालिसिस से आपको मिली है। और चौथी बात कि आपने यानी यू हैव टू मेक श्योर यू इंक्लूड इमेजेस को आपने इंक्लूड करना है। इमेजेस के बगैर आप प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी भी साइट एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को। सो देयर आर वेरियस वेज यू कैन डू इट। सो सबसे पहले तो ये है कि आपने फ़ोटोग्राफ साइट से लेनी है, वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफ्स लेनी है, वहाँ पे आपने स्केचिंग करनी है। स्केचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केचेस फ्रॉम द साइट, फोटोग्राफ्स फ्रॉम द साइट और एनोटेटेड फ़ोटोग्राफ्स, यानी जो ऑलरेडी डिटेल फ़ोटोग्राफ्स हैं वो आपने बनानी है जिसमें डिटेलिंग शो हो। तो ये यानी आपने करना है कि स्केच, फोटोग्राफ, डिटेल फोटोग्राफ और प्रेजेंट एनी रेलेवेंट डेटा फाउंड, यानी आपने क्लाइमेट, सन पाथ ये शो करना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने सन पाथ के बारे में और क्लाइमेट के बारे में बताना है साइट एनालिसिस में। साइट एनालिसिस बेसिकली एक साइट है जो कि आपने यूज़ करनी है बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और उस एनालिसिस के लिए क्लाइमेट डेटा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्लाइमेटिक डेटा आपको गूगल से मिल सकता है, वेदर डिपार्टमेंट से भी मिल सकता है। और इसमें आपका डेटा जितना ज़्यादा क्लियर और कंसाइज होगा उतना ही आपका जो प्रेजेंटेशन होगी वो अच्छी होगी और लोग बोर नहीं होंगे उस प्रेजेंटेशन से। अगर आपका डेटा क्लियर और कंसाइज ना हो तो फिर उससे ये होगा कि प्रेजेंटेशन विल बी बोर, और जो ग्राफ्स और टेबल्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे लोगों के लिए जानना, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। अगर आपका डेटा और क्लियर ना हो और कंसाइज ना हो तो आप जो प्रेजेंटेशन शो करेंगे वो भी क्लियर नहीं होंगी प्रेजेंटर्स के लिए और ना ही वो व्यूअर्स के लिए क्लियर होंगी। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपने शो करनी है, प्रेजेंट योर सन पाथ एंड एंगल्स एज सम सॉर्ट ऑफ एनोटेशन ड्राइंग, एनोटेटेड ड्राइंग्स, सम सॉर्ट ऑफ एनोटेटेड ड्राइंग्स, यानी इसमें आपने एक कुछ ड्राइंग्स शो करनी है जिसमें आपने सन पाथ और एंगल शो करने हैं। तो स्केचअप के ज़रिए, स्केचअप जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए आप ड्राइंग्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। स्केचअप के ज़रिए आप सन पाथ और वो भी बना सकते हैं, मॉडल 3D मॉडल बना के उसमें शो कर सकते हैं। जो स्केचअप के ज़रिए आप सन राइज और सन जो जहाँ पे फॉल होता है उस पोजीशन को भी शो कर सकते हैं। तो वो आगे मैं इसके एग्जांपल बता दूंगा कि किस तरह शो करना है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू समटाइम्स इट इज़ यूज़फुल टू प्रेजेंट अ कपल ऑफ ओवरलेस ड्राइंग, यानी इसमें ये होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग्स को या साइट एनालिसिस को,
किस तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। या तो आपने छोटे छोटे फोटोग्राफ्स को एक ही शीट पे लगा के शो कर सकते हैं, या फिर ये है कि एक शीट पे बड़े बड़े फोटोग्राफ्स शो करें और नंबर ऑफ़ शीट्स ज़्यादा कर दें। तो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, कौन सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं। तो उसी की बेस पे आपने डिसाइड करना है कि या तो आपने यानी प्रेजेंट करना है बहुत सारी ड्राइंग्स को एक ही चार्ट पे, या हर ड्राइंग को अलग अलग से प्रेजेंट करना है। ये साइट है जो आपको दी हुई है प्रोजेक्ट के लिए, और इसका ब्रीफ भी आपको दिया हुआ है। और ये वही साइट है जो आपको दिया हुआ है मस्जिद के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ वो आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं। साइट एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए करने के लिए ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एक किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि लेकिन ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये आपकी साइट है और ये रोड नेटवर्क शो किया गया है, और इसी को यूज़ करते हुए आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ये आपकी साइट है बेसिकली, और ये गूगल इमेज है एक, जो कि गूगल अर्थ से लिया गया है। तो आपने इसी को यूज़ करके इसी की प्रेजेंटेशन यानी इसी को यूज़ करके प्रेजेंटेशन बनानी है। और बहुत सारे जो फोटोग्राफ्स और मैप्स हैं उसमें आपने इसको यूज़ करना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप इसको किस तरह अपनी यानी जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं इस गूगल इमेज को। तो लेकिन जो सन पाथ है उसके लिए आपने स्केचअप सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जिसमें 3D पॉइंट या 3D आपने शो करनी है सन राइज के लिए और सन फॉल के लिए। और इसमें समर पाथ भी होता है और विंटर के लिए भी होता है। तो दोनों के लिए सेपरेट शो करना हो तो वो आप 3D में इजीली शो करेंगे। 3D से ये है कि उसका जो हाइट है वो पाथ सन की जो हाइट है, जो लैटिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड है, वो आप इजीली 3D में शो कर सकते हैं। तो इसलिए स्केचअप के ज़रिए आप वो प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे सोलर पाथ के लिए। और बाकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो आप ज़रूरी है 3D में बनाएं, 2D में आप शो कर सकते हैं। और उसके लिए आप कोई भी जो आपकी साइट है उसको आप गूगल मैप्स से उसका इमेज लेके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली मैं ये जो लेक्चर है ये हर प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ करेंगे, ना कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बेसिकली एक गाइडलाइन भी है तमाम प्रोजेक्ट्स की यानी साइट एनालिसिस को प्रेजेंट करने के लिए। सो प्रेजेंटिंग योर साइट एनालिसिस, ये सबसे पहले याद रखें कि जब भी आप प्रेजेंट करते हैं किसी भी साइट एनालिसिस को, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो लोकेशन मैप होता है। लोकेशन, अपनी साइट की लोकेशन को शो करना है। ये आप देख रहे हैं ये एरियल व्यू है बेसिकली, और ये उसका यानी जो उसका क्लोजअप है उसका शो किया हुआ है। तो एरियल व्यू में ये है कि जो गूगल मैप मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया है उसमें आप अपनी साइट को इस तरह ऑटोकैड में ले जाके उसको इस तरह वो रास्टर इमेज जो एक कमांड है उसके ज़रिए आप उसको ऑटोकैड में ले जाके उसमें ये ड्राइंग बना सकते हैं और फिर वापस उसी को सेव करके वो आप लगा सकते हैं। तो ये लोकेशन मैप का मतलब ये है कि ये इस जो लोकेशन है यानी उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लोकेशन बेसिकली एक तो माइक्रो लेवल की होती है, एक मैक्रो लेवल की होती है। मैक्रो लेवल मीन्स कि आपने बहुत दूर से ऊंचाई से उसकी लोकेशन शो करनी है, जिसमें फॉर एग्जांपल एक पूरा रीजन शो हो रहा हो और उसमें आप उसकी लोकेशन शो करें और बहुत सारे रोड नेटवर्क उसमें शो हों। और मीज़ो लेवल ये बेसिकली मीज़ो लेवल को शो कर रहा है जिसमें ना तो माइक्रो है और ना मैक्रो है। तो ये मीज़ो लेवल के
यानी डिटेल को शो किया जा रहा है लोकेशन में। तो ये जो माइक्रो, मीज़ो और मैक्रो जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, ये सिर्फ मैप के लिए नहीं बल्कि बिजनेस और दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ की जा सकती है, रिसर्च के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। मैक्रो लेवल रिसर्च या माइक्रो लेवल रिसर्च। माइक्रो लेवल जो बहुत ही आप स्पेसिफिक एक चीज़ को रिसर्च कर रहे हों तो उसमें एक माइक्रो लेवल आ जाता है, और ओवरऑल अगर आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो मैक्रो लेवल होता है। तो मैक्रो और माइक्रो के बीच वाला जो होता है उसको मीज़ो कहा जाता है। तो अब ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्रो लेवल होता है उसमें साइड बहुत छोटी नज़र आएगी, क्योंकि जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा और इस तरह वो साइड छोटी नज़र आएगी। और माइक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो फिर साइड को क्लोज़अप करके देखा जा सकता है, साइड के अंदर क्या क्या है वो देखे जाएंगे और वो माइक्रो लेवल होगा। और साइड के अंदर जो जो एलिमेंट्स होंगे उनको देखना ये माइक्रो लेवल होता है। और ओवरऑल साइट को किसी एक व्यू से ऊपर से देखना ये मैक्रो लेवल इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपने इस तरह यानी प्रेजेंट करना है अपनी साइट को, जिसमें रोड शो हो रहे हों और अपनी साइट को यहाँ पे तो कंटूर्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी साइट जो आपको साइट दी गई है प्रोजेक्ट के लिए उसमें कोई कंटूर्स नहीं हैं, वो एक फ्लैट साइट है। और ये कंटूर साइट है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने कहा था बहरहाल कि ये एक जनरल सी रिप्रेजेंटेशन है जो तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए आप यूज़ करेंगे। अगर कंटूर लेवल पे हैं तो देखिए यहाँ पे कंटूर्स क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मैक्रो लेवल पे लोकेशन को शो किया जा रहा है और ये माइक्रो लेवल पे लोकेशन को शो किया जा रहा है, लिहाजा अब इसमें कंटूर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो लोकेशन मैप के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है नेबरहुड मैप। नेबरहुड मैप में ये होता है कि जो नियर बाय बिल्डिंग्स हैं, नियर बाय जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शो किया जाता है। ये वही मैप है जो भी आपने देखा है मैक्रो लेवल पे। तो इसमें आपने ये जो मेन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह ये क्या है, ये एक मैंगो सेंटर है और ये बेसिकली क्या है, ये स्टूडेंट हाउसिंग है। और इसी तरह आपके भी जो आपको जो गूगल मैप मैंने दिया है उसमें भी आप उसके आसपास सर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें कौन कौन सी मेन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जिनको आपने इस तरह शो करना है। और इसी तरीके से आपने यानी ये स्टूडेंट्स विलेज है यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक जनरली एक आपको आइडिया बताया जा रहा है कि आपने किस तरह नेबरिंग को या नेबरहुड मैप को बनाना है। अच्छा, तीसरी पॉइंट की तरफ चले जाते हैं, सर्कुलेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्कुलेशन असल में जो पेडिस्ट्रियन कार्स और बसेस हैं उनको शो किया जा रहा है सर्कुलेशन। ये भी वही मैप है अगर आप देखें जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, लेकिन अब उसी मैप को यूज़ किया जा रहा है सर्कुलेशन के लिए। इसी तरह जो मैप आपको मैंने दिया था स्टार्ट में आपकी साइट से रिलेटेड, वो आपने यूज़ करना है सर्कुलेशन मैप बनाने के लिए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये इसमें जो लेजेंड्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। पेडिस्ट्रियन के लिए ग्रीन, ये ब्लू यूज़ किया जा रहा है, कार्स के लिए रेड है, और ये जो ग्रे है ये बसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो जो जहाँ पे बसेस हैं यहाँ पे मेनली अगर आप देखें तो ये सारा का सारा जो पाथ है दैट इज़ फॉर कार्स, यानी इसमें कार्स की ट्रेवलिंग होती है, बसेस वगैरह इसमें ट्रेवल नहीं करते। सो दिस इज़ अ सर्कुलेशन ओनली फॉर कार्स। तो अब इसी तरह आप देखेंगे आपके उसमें क्या है, कौन कौन सी सर्कुलेशन है, किस टाइप की जो मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट मोड्स कौन कौन से हैं। इनको बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स या ट्रांसपोर्ट मोड्स कहते हैं। यानी
लोग एक जगह से दूसरी जगह किसके ज़रिए ट्रैवल करते हैं, पेडेस्ट्रियन हैं या कार्स यूज़ करते हैं या बसेस यूज़ करते हैं। तो these are the different these two are the different modes of transportation। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले जाते हैं। दिस इज़ अनदर सर्कुलेशन मैप। ये भी सर्कुलेशन मैप है जिसमें मेन स्ट्रीट और बाई स्ट्रीट्स, यानी जो स्ट्रीट्स मेन स्ट्रीट के साथ कनेक्टेड हैं उनको शो किया जा रहा है और मेन स्ट्रीट्स को या मेन रोड्स को शो किया जा रहा है। आपके मैप में भी इसी तरह मेन रोड होगा और उसके साथ स्ट्रीट्स कनेक्टेड होंगी, तो उसको भी आपने इस तरह सर्कुलेशन मैप में शो करना है। आर्किटेक्चरल पैटर्न, यानी ये भी आपने इस तरह वही मैप यूज़ करना है और उसके साथ आपने देखना है कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और उनका आर्किटेक्चर क्या है और उनका आर्किटेक्ट क्या है और किस किस्म की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, वेदर दे आर वर्नैकुलर और मॉडर्न और which type of architecture is used in those buildings. So you have to study around your site and select the buildings and their architecture, what type of architecture patterns are used in those buildings। तो आपने ये सारा देखना है कि आर्किटेक्चर पैटर्न यानी अराउंड द साइट कौन कौन सी हैं, उसमें क्या ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है या मॉडर्न आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है या कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, तो उनका डिज़ाइन क्या है। बेसिकली यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो एक क्लियर एज डिज़ाइन है, यानी नो ऑर्नामेंटेशन, नो डिटेलिंग इज़ देयर। सो इस क्लियर एज डिज़ाइंस हैं इसमें। और ये जो है ना, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शन की बेस पे बनाए गए हैं। देयर इज नो ऑर्नामेंटेशन, नो फॉर्म, बट द फॉर्म डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। सो फॉर्म फॉलोज फंक्शन के बेसिस पे इसको बनाया गया है। So this is basically a type of concept which is used. Form follows functions or functions follows form. So there are two types of concepts used in construction of building design. So which type of theme is used here? So you have to tell in your presentation architectural pattern कौन सा है वो आपने बताना है। अप्रोच, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी साइट को अप्रोचेस कहाँ से या कौन कौन सी जगह से अप्रोच हो रही है, कौन से जो नेबरहुड्स हैं या कौन से जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग हैं जो आपकी साइट के यानी जो आपकी साइट को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये भी आपने इम्पोर्टेंट देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी साइट के करीब यूनिवर्सिटी है तो आपने यूनिवर्सिटी का बताना है, यूनिवर्सिटी इज़ अप्रोचिंग टू यूर साइट। और दूसरी तरफ आपने देख लेंगे दूसरी तरफ कौन कौन सी अप्रोचेस हैं अराउंड यूर साइट, विच अप्रोचेस आर देयर, विच मेन बिल्डिंग्स आर प्लेसेस कैन अप्रोच टू यूर साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि साइट की पोटेंशियल क्या है और साइट पे क्या बनना चाहिए और उसकी फिजिबिलिटी क्या है, वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस साइट पे। तो ये जो अप्रोच है इससे आपको पता चलेगा कि उस साइट की अप्रोच यानी उस साइट की जो फिजिबिलिटी है वो किस काम के लिए उसका फंक्शन क्या होगा, उसमें कौन सी एक्टिविटी होगी। ये सारा डिपेंड करता है कि अप्रोचेस क्या क्या हैं, उस साइट को अप्रोच कहाँ से हो रही है या कौन सी बिल्डिंग्स या कौन सी प्लेसेस उसको अप्रोच कर रही हैं, वेदर रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स अप्रोच कर रही हैं या रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स के करीब कोई कमर्शियल प्लेस है तो उसको आप बता सकते हैं कि वो कमर्शियल जो जगह है वो इसको अप्रोच कर रही है। सो रेजिडेंशियल उसके गिर्द है तो आप बता सकते हैं कि रेजिडेंशियल जो टाउनशिप है वो भी इसको अप्रोच कर रही है। सो डिपेंड अपॉन योर अप्रोच मैप और अप्रोचेस
you have to decide which building will be feasible in your site। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिबिलिटी ऑफ द साइट के लिए या फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए, ये अप्रोच का जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्लाइमेट जो मैं आपको बता रहा था कि क्लाइमेट आप अगर 3 डायमेंशनली शो करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आप देख रहे हैं 2 डायमेंशनली वो इतना अच्छा नहीं लगता और ना ही उसका पता चलता है, क्योंकि सन पाथ बेसिकली यानी हाइट पे डिपेंड करता है। जो समर के लिए उसकी हाइट डिफरेंट होती है, विंटर के लिए अलग होती है, विंटर का पार्ट डिफरेंट होता है, समर का थोड़ा सा लैटिट्यूड कम होता है, विंटर का ज़्यादा होता है। इस तरह ये जो डिपेंड करता है। तो ये आप इजीली स्केचअप जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप एक साइट को रिप्रेजेंट करके उसमें बिल्डिंग वगैरह का ब्लॉक बना के आप ये सन पाथ शो कर सकते हैं। और ये क्लाइमेटिक मैप में आप ये शो करेंगे। दिस मैप विल बी कॉल्ड द क्लाइमेटिक मैप। इसमें ये भी है कि जो इसका समर सन एंगल है वो भी आप बताएंगे, विंटर सन एंगल कौन सा है ये भी आप बताएंगे। और ये सारा डेटा आपको गूगल से मिलेगा अपने एरिया के मुताबिक। जो एरिया आपको है, जो रीजन है, उस रीजन की जो लोकेशन है गूगल मैप में, उसी गूगल मैप या गूगल अर्थ से ही आपको ये एंगल जो डेटा है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे ये देखें, ये एक लिहाज से उसका जो एलिवेशन है वो भी शो किया जा रही है, साइट है और ये मुख्तलिफ उसके वो हैं। शेडिंग पैटर्न, ये भी क्लाइमेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट है पार्ट कि उसमें शेड जो अगर आपकी साइट ऐसी जगह पे है उसके करीब बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो उनका शेड जो है वो आपकी साइट पे किस डायरेक्शन में है। यानी आप शेड पैटर्न देखने के लिए या शेडिंग पैटर्न देखने के लिए आपको साइट पे सुबह के वक्त जाना होगा, दोपहर के वक्त और यानी आफ्टरनून के वक्त, यानी जो शाम के करीब जब सूरज गुरूब हो रहा होता है या सूरज के गुरूब होने से पहले आपने देखना है कि जो बिल्डिंग्स का शेड है या जो बिल्डिंग शेडिंग पैटर्न है वो क्या है। शेडिंग पैटर्न जो आपका जो बिल्डिंग्स का शेडिंग पैटर्न है 3 टाइम्स पे अगर आप उसको सुबह के वक्त जाके देख लें, तकरीबन 11 बजे के वक्त 11 AM पे, फिर उसके बाद 12 PM पे आप चले जाएं, फिर उसके बाद 4 PM पे आप चले जाएं और तीनों के बारे में आप देख लें, उनके फ़ोटोग्राफ्स ले लें। उस फोटोग्राफ से आपको पता चल जाता है कि ये जो बिल्डिंग्स आपकी साइड के इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं उनका जो शेडो है वो आपकी साइड पे किस पैटर्न में पड़ रहा है। और उन शेडोज़ का बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ ये होगा कि जो शेडो है वो आपको शो करेगा कि आपने जो विंडोज़ हैं उनकी डायरेक्शन क्या देनी है और उनको किस ओरिएंटेशन में बिल्डिंग को बनाना है, ताकि आप इससे ओरिएंटेशन का बिल्डिंग की जो ओरिएंटेशन है वो आप मालूम कर सकेंगे कि बिल्डिंग की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए। आपकी बिल्डिंग पे जो शेडो आ रहे हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स से, उनके साथ आपने क्या यानी किस तरह उसको डील करना है ताकि वो यानी इस तरह जो शेडोज़ आपके बिल्डिंग आपकी साइड पे आ रहे हैं तो इससे जो सन रेडिएशंस हैं वो आपकी बिल्डिंग की तरफ कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो सोलर एनर्जी है वो आपको कम मिलेगी। और दूसरा ये कि उससे आपको देखना है कि आपने अपनी बिल्डिंग्स में जो विंडोज़ हैं उनकी डायरेक्शन क्या रखनी है और अपने ओवरऑल बिल्डिंग की जो ओरिएंटेशन है वो क्या रखनी है। सो डिपेंडिंग अपॉन द शेडिंग पैटर्न, और शेडिंग पैटर्न मैंने कहा था कि ये आपने अपनी साइट पे जाके अपनी साइट पे फ़ोटोग्राफ के ज़रिए शो करना है। और फ़ोटोग्राफ आपने लेने के लिए 3 टाइम्स आप इसके लिए यानी मुकर्रर कर लेंगे। एक 11 या 10 AM पे आप चले जाएं, उस वक्त आप फ़ोटोग्राफ ले लें।
आप 12 बजे 11 बजे या 1 PM पे आप चले जाएं, उस वक्त आप इसकी फ़ोटोग्राफ ले लें, या फिर आप फिर 3 घंटे के बाद आप 4 PM पे आप चले जाएं, उस वक्त आप फ़ोटोग्राफ लें। लेकिन फ़ोटोग्राफ्स आपने उन बिल्डिंग्स की नहीं लेनी जिनका शेडो जो है वो आप के साइड पे आ रहा है, बल्कि आप उन बिल्डिंग्स की भी फ़ोटोग्राफ ले लें जिनका शेडो आपकी साइड पे आ रहा है, ताकि पता चले कि इन बिल्डिंग्स का शेडो जो है वो आपके साइड पे है। लेकिन आपने जो शेडोज़ शो करने हैं वो अपनी साइड के शो करने हैं। शेडोज़ आपकी साइड पे जो आ रहे हैं उनके आपने फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। तो क्लाइमेटिक मैप में एक और भी थर्ड एक स्लाइड भी है क्लाइमेटिक मैप में, ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा। गूगल जो वेदर फोरकास्ट है उससे आपको पता चल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने पूरे साल का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी लेवल है और जो टेम्परेचर है, जो रेनफॉल है, ये सारा डेटा आपको गूगल सर्च से मिल जाता है। क्लाइमेटिक चार्ट इसको कहते हैं। सो क्लाइमेट चार्ट फॉर द एवरेज स्केल इन यूर रीजन, जो भी आपका रीजन है पाकिस्तान है उसका आपको मिल जाएगा क्लाइमेटिक, यानी जो पेशावर है या लाहौर है या इस्लामाबाद है या मुल्तान है। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट जहाँ पे होगा उसी का आपने क्लाइमेटिक चार्ट गूगल सर्च से निकालना है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ महीनों में या डिफरेंट मंथ्स में टेम्परेचर क्या होता है, कौन सा टेम्परेचर किस मंथ में हाई होता है, किस मंथ में टेम्परेचर कम होता है। इससे आपको एक पूरा टेम्परेचर भी मिल जाएगा, आपको इससे पूरा कंप्लीट एक रेनफॉल का भी पता चल जाएगा कि कौन से महीने में रेनफॉल ज़्यादा होती है, कौन से में कम होती है। और इसी तरह ह्यूमिडिटी लेवल का भी पता चल जाते हैं कि ह्यूमिडिटी लेवल किस किस महीने में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एक क्लाइमेटिक चार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है साइट एनालिसिस के लिए। अच्छा, ये एक और है कि कूलिंग डिग्री डेज, यानी इसमें कूलिंग यानी कौन से दिनों में कूलिंग होती है और कितनी कूलिंग होती है, उनका टेम्परेचर क्या है, यानी डेज़ के हिसाब से भी है और महीनों के हिसाब से भी। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च और इनके यहाँ पे नीचे टेम्परेचर्स दिए गए हैं। तो ये डेटा भी आपको गूगल सर्च से मिल जाएगा। आप अपने एरिया या रीजन का नाम लिखेंगे और उस रीजन से रिलेटेड जो भी क्लाइमेटिक डेटा होगा वो आपके सामने आ जाएगा, और उसकी आपने इसी तरह वो यानी उसको सेव करके आपने अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करना है। अच्छा, साइट डिटेल, ये अब आप माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं। माइक्रो लेवल पे साइट की जो डिटेल है, उसकी जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में आपने देखना है। साइट का जो एरिया है वो आपने शो करना है, और ये यानी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फ़ोटोग्राफ है या ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इसमें आपकी साइट की डायमेंशंस के बारे में पता चल जाएगा। लैंड टाइप कौन कौन सी है, क्या ये गवर्नमेंटल लैंड है या प्राइवेट लैंड है, तो ये भी आपने बताना है। और स्ट्रीट डायमेंशंस भी बतानी है कि जो स्ट्रीट्स हैं उनकी डायमेंशन क्या क्या हैं, जो रोड्स हैं उनकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये साइट एरिया आपने बताना है। लैंड टाइप, क्या ये गवर्नमेंटल लैंड है या प्राइवेट लैंड है, ये भी आपने बताना है। स्ट्रीट डायमेंशंस, और इसके साथ लैंड स्लोप का आपने एक सेक्शन बनाना है, और सेक्शन के ज़रिए आपने स्लोप के बारे में बताना है। पूरी साइट का जो सेक्शन है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है कि ये साइट है और ये इस साइट का जो स्लोप है वो शो किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाइट पे है, ये लो हाइट पे है, और ये स्लोप तकरीबन कितना है, ये 5 मीटर का स्लोप है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर हाई है। सो द स्लोप इज़ 5 मीटर हेयर, बट as far as your site is concerned, your site is flat and there is no slope, so उसमें आप सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर बना लें तो अच्छी बात है। दिस विल शो दैट देयर इज़ नो स्लोप। सो साइट एनालिसिस में भी ये ज़रूरी है कि आप शो करें, चाहे वो हो या ना हो, तो आप शो कर दें कि दिस land is basically flat and there is no slope in that area. So the flat land is basically feasible for the residential building. जो स्लोप एरिया होता है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। जितना स्लोप या स्टीपनेस बढ़ती जाएगी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वहाँ पे कम से कम बनेगी, और अगर स्लोप बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे फिजिबिलिटी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की होती है वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन ही नहीं सकती अगर स्लोप बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो जो आइडियल केस है दैट इज़ द फ्लैट। तो फ्लैट जो है विद ज़ीरो स्लोप जो एरिया होते हैं, या जो जिसका जिस साइड पे कोई स्लोप नहीं है या वो फ्लैट है, तो वो आइडियल प्लेस होती है रेजिडेंशियल के लिए। तो इसी तरह उस चाहे कोई भी बिल्डिंग वहाँ पे बनाई जाए दैट विल बी अ स्टेबल बिल्डिंग। स्लोप अगर नहीं है तो वो बिल्डिंग जो है वो रेजिडेंशियल के लिए भी और कमर्शियल के लिए भी और किसी भी टाइप की टाइपोलॉजी के लिए, आप किसी भी टाइपोलॉजी की बिल्डिंग के लिए वो जगह फिजिबल होगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है फ्लैट में। जबकि स्टीप में या बहुत ज़्यादा स्लोप में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं होती, इम्पॉसिबल होती है। कुछ जगहों पे तो कंस्ट्रक्शन ही इम्पॉसिबल होती है डिपेंडिंग अपॉन द लैंड स्लोप। देखिए इसमें आपने नॉर्थ भी, यानी हर एक में आपने नॉर्थ ज़रूर शो करना है। अपने जितने भी मैप्स हैं, चाहे वो लोकेशन मैप हो या नेबरहुड मैप हो या क्लाइमेटिक हो या यानी ये जो है साइड डिटेल्स में हो, यू हैव टू शो द नॉर्थ। अच्छा, लैंडमार्क्स जिस तरह इससे पहले लोकेशन के लिए मैंने बताया था, अप्रोचेस का बताया था। अप्रोचेस में मैंने बताया था कि ये मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो अप्रोच कर रही हैं, वो कौन कौन सी साइट्स या रीजन्स आपकी साइट को अप्रोच कर रही हैं, वो भी एक मैप होगा, अप्रोच मैप उसको कहा जाता है। अब ये लैंडमार्क मैप है, इसमें आपका जो मैप है वो वही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये भी एक गूगल इमेज है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क्स हैं, जैसे ये पिज़्ज़ा हट यहाँ पे करीब है या मैकडोनल्ड करीब है, या और जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल बिल्डिंग्स हैं, वो आपने शो करनी है। सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइट एनालिसिस। इससे भी आपकी साइट की जो यानी पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है और उसकी फिजिबिलिटी बढ़ जाती है, और उस जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लैंडमार्क्स को रिप्रेजेंट करना। ये मटेरियल्स हैं आपकी साइट के करीब जो बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जो लैंडमार्क्स हैं, उनके मटेरियल्स कौन कौन से हैं, वो किस किस्म की बिल्डिंग्स हैं, ग्लेजिंग हुई है या स्टोन यूज़ किए गए हैं, कौन सा स्टोन यूज़ किया गया है, ये मटेरियल का जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मटेरियल इसलिए भी ज़रूरी है कि आप फिर इसी मटेरियल को या इसी प्रोटोटाइप को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी साइट में, अपनी बिल्डिंग के लिए भी। तो एक इंडिजिनस मटेरियल होता है जिसको आप इसी तरह जज कर सकते हैं कि वो मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उसी मटेरियल को आप अपनी साइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको मटेरियल्स के सिलसिले में आपको साइट एनालिसिस से हासिल होती है, और ये आपने शो भी करना होता है अपनी प्रेजेंटेशन में। अच्छा, मटेरियल की जो मैंने कहा था बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सी मटेरियल ब्रिक यूज़ किया गया है, स्टोन कौन सा टाइप का स्टोन यूज़ किया गया है। सो दिस इम्पोर्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ बिल्डिंग का मटेरियल भी है और ये यहाँ पे लैंडस्केप मटेरियल भी यूज़ किया गया। अगर आप
आपकी साइट को देखें तो साइट के करीब जो भी लैंडस्केपिंग हुई है वहाँ पे कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए गए हैं, वेदर द हार्ड लैंडस्केप और सॉफ्ट लैंडस्केपिंग आर देयर। अगर लैंडस्केप नहीं भी है तो आप ये बता सकते हैं कि देयर इज़ नो लैंडस्केप अराउंड द साइट। तो ये अगर है तो फिर आपने ज़रूर उसको शो करना है और उसका मटेरियल भी शो करना है। पैनोरामाज ये इम्पोर्टेंट जो साइट्स होती हैं, जो इम्पोर्टेंट व्यूज़ होते हैं उनको कहा जाता है। तो व्यूज़ अगर आप देखें आपकी साइट पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट व्यूज़ हैं तो उनको आपने, उनकी जो पिक्चर्स हैं वो आपने लगानी हैं और उन व्यूज़ से उस साइट की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और उससे उसकी कॉस्ट और वैल्यू भी बढ़ जाती है। वेदर अगर वो उसके करीब कुछ ऐसा व्यू नहीं है तो तब आप ये फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर व्यूज़ हैं या व्यूज़ लाजमी हैं या जो भी व्यूज़ हैं, चाहे वो यानी जिसके भी, चाहे वो पार्क्स के या यूनिवर्सिटी या कोई भी व्यू आपको दिखाई दे रहा है तो उन व्यूज़ के पिक्चर्स लेके आप शो कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में कि दीज आर द पैनोरामाज एंड और इससे आपकी साइट की जो फिजिबिलिटी है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने अपनी प्रेजेंटेशन में शो करना है। जैसे एक इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे जो व्यू है, जो पैनोरामा बन सकता है वो यूनिवर्सिटी का हो सकता है और इसके अलावा जो है वो वहाँ पे जो और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं अपनी साइट के उसके भी आप देख लें। जो लैंडस्केपिंग हुई है या जो लैंडस्केपिंग है या ग्रीन स्पेसेस हैं उनके भी आप पैनोरामा शो कर सकते हैं। ग्रीन स्पेसेस के व्यूज़ भी आप दिखा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं वो उसकी साइट के लिए। तो पैनोरामास की एक स्लाइड आप बनाएंगे अगर वहाँ पे, तो अगर जितने भी इम्पोर्टेंट व्यूज़ हैं वो आपने शो करने हैं। आपने अपनी जो साइट है उसकी इम्पोर्टेंस को शो करना है, उस पर आपने देखना है कि उसकी इम्पोर्टेंस है कितनी। अगर है तो आपने ज़रूर शो करनी है, अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है इस स्लाइड की। लेकिन लाजमी जब भी कहीं पे कोई साइट होती है और कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो उसके गियर्ड पैनोरामास ज़रूर होते हैं, उनको शो करना ज़रूरी होता है। सर्विसेज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं आपकी साइट पे ये प्रोवाइड की जा रही हैं। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज हैं, वाटर सर्विसेज हैं या इंटरनेट या टेलीफोन। ये जो टेलीफोन पोल्स होते हैं ये बेसिकली वाईफाई या इंटरनेट सर्विसेज भी इसको कहा जा सकता है। फिर जो जहाँ जहाँ पे आपको टेलीफोन पोल्स नज़र आते हैं उनको आपने मार्क करना है और उनको आपने कोई कलर से प्रेजेंट करना है और लेजेंड्स में फिर शो करना है कि दीज आर द टेलीफोन पोल्स, दीज आर द इलेक्ट्रिक पोल्स, दीज आर द वाटर सर्विसेज प्रोवाइडेड। सो ये आपने एक और लेजेंड्स के ज़रिए आपने उन सर्विसेज को शो भी करना है। जैसे यहाँ पर तो लेजेंड्स ये देखिए, वाटर सर्विस के लिए ये एक ड्रॉप शो किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस के लिए ये शो किया गया है, वाईफाई या इंटरनेट या पोल्स के लिए ये शो कर सकते हैं आप, या कोई और भी शो कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन। So it depends upon your project, it depends upon the services availability, which type of services are there, so you have to choose different symbols for your services. सेंसरी व्यू मैप, ये वही मैप है लेकिन आप देख रहे हैं कि हर बार हमें डिफरेंट नज़र आता है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हर बार जो मैप है उसका व्यू डिफरेंट हो जाता है, उसमें उसकी जो डिटेलिंग है वो डिफरेंट हो जाती है। उसको किस, अब ये जो सेंसरी है, सेंसरी मीन्स के जो व्यूज़ हैं, क्वालिटी ऑफ व्यूज़ फ्रॉम द साइट, ये सेंसरी यानी सेंसिबिलिटी है बेसिकली। ये सेंसरी मीन्स के इससे यानी आपकी साइट की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है कि जो क्वालिटी, यानी आप अपनी साइट पे चारों तरफ देख लें कौन कौन से व्यूज़ हैं, उनकी पिक्चर्स ले लें और फिर उसको आपने इस तरह प्रेजेंट करना है अपनी प्रेजेंटेशन में। तो ये तो अपनी साइट पे डिपेंड करता है, साइट पे, साइट आपकी कौन सी है।
तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं दे रहा हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है साइट एनालिसिस की प्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने ज़रूर ध्यान में रखने हैं। और दे वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट द जनरल ओवरव्यू इज़ दिस इज़ फॉर एवरी प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये सेंसरी व्यूज़ मैप या सेंसरी मैप, या जिसमें सेंसेस यानी जो फीलिंग्स हैं या जो व्यूज़ हैं, जो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने देखना है बेसिकली ये सेंसरी व्यूज़ मैप में। तो इसमें ये होता है कि ये जो साइट है, इस साइट के इस तरफ कौन सा व्यू है नज़र आ रहा है, इस साइड के इस तरफ कौन सा व्यू, मीन्स कि एक रोड है। तो हर साइड के चारों तरफ रोड तो ज़रूरी होता है। इस साइड पे भी रोड है, आपकी साइड पे भी रोड मौजूद है, इस साइड पे भी रोड है, एंड इस साइड पे एक साइड पे आपकी साइड पे एक तरफ यूनिवर्सिटी है, तो आप उसका व्यू आप बता सकते हैं। सो ये जो स्लाइड है इट मस्ट बी देयर इन योर प्रेजेंटेशन, विच टाइप ऑफ व्यूज आर देयर इन योर साइट प्रेजेंटेशन। ये एक और स्लाइड है, इसमें भी ये भी सेंसरी व्यू मैप है। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शो किया हुआ है, यानी वो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं उसके करीब कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, व्यूज़ हैं जिसको आप शो कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट व्यूज़ का जो है, जो फॉर एग्जांपल ये देखिए साइट से काफ़ी दूर है लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये साइट के करीब है, ये साइट के बहुत करीब है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी साइट के गिर्द जहाँ पे भी आपको एक कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट नज़र आता है या व्यू नज़र आता है, उसको आपने अपने साइट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करना है और आपने उसको उसके बारे में बताना भी है, इंफॉर्मेशन भी देनी है कि वो है क्या। स्वॉट एनालिसिस, ये एक मैक्रो लेवल एनालिसिस होता है जिसमें आपने अपनी साइट की जो वीकनेसेस हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो थ्रेट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपने शो करना हो। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली, स्वॉट क्या होता है, ये स्ट्रेंथ के लिए, ये वीकनेसेस के लिए, ये अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओ है, और ये टी जो है थ्रेट्स के लिए है। आपने कंपेयर करना है इन सबको आपस में। अगर आपके पास स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और वीकनेसेस और थ्रेट्स कम हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, उस फिजिबिलिटी के लिए, तो फिर वो फिजिबल होगा। लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट के लिए स्वॉट एनालिसिस करते हैं और उसमें वीकनेसेस और थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हों, अगर आप उससे ये पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है वो वहाँ पे नहीं बनती। यानी फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरिया है, आप एक रेजिडेंशियल एक हाउसिंग स्कीम बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। और स्वॉट एनालिसिस में जब आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं हाउसिंग के लिए या हाउस के लिए या रेजिडेंशियल के लिए, और उसमें आपके करीब एक डेंजरस इंडस्ट्रियल वो आ जाता है, एरिया आ जाता है, या इंडस्ट्रियल एरिया के करीब आपकी जो हाउसिंग स्कीम है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक लिहाज से एक हैज़र्डस बिल्डिंग में आ जाता है। अगर वो बिल्डिंग आप बना लेंगे तो वो एक हैज़र्डस बिल्डिंग बन जाएगी। वो क्यों हैज़र्डस बिल्डिंग बन जाएगी? क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल यानी एक पोल्यूटेड जो विंड पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन एक ख़तरनाक जो होता है जो सेहत के लिए, वो आपकी यानी जो हाउसिंग है उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए वो फिर आपने इसके बारे में सोचना है, उसकी फिजिबिलिटी के बारे में सोचना है कि वेदर द प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल और नॉट। सो दिस स्वॉट एनालिसिस इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने बहुत सारे स्ट्रेंथ्स को देखना है, वीकनेसेस को देखना है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखना है। तो एग्जांपल के तौर पर ये जो है ना SWOT, ये आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ और ये थ्रेट्स हैं।
तो ये जो स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ है ये हेल्पफुल होती हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को बढ़ा देती हैं, और अगर ये ज़्यादा हों तो ये हार्मफुल होती हैं आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के लिए। तो इसी से फिर डिसाइड होता है करना कि ये करना क्या है, उसको फिजिबल है वो प्रोजेक्ट वहाँ पे कि नहीं है। तो फिजिबिलिटी ऑफ द साइट के लिए ये स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिबिलिटी ऑफ द साइट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट is done and this SWOT analysis is helpful for that project। तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें स्ट्रेंथ्स हैं, ये बहुत सारी स्ट्रेंथ्स इसमें शो की जा रही हैं। आपने ये एक चेक लिस्ट भी होती है और इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं। आपने इस पर सोचना होता है कि स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं। द साइट इज़ अ प्लेस सराउंडेड बाय स्टूडेंट्स हु आर बिटवीन। तो ये आप ये जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू यूर प्रोजेक्ट। इसमें स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटी है करीब। तो ये जो है ये साइट के लिए स्ट्रेंथ एक पॉइंट आ जाता है। दूसरा स्ट्रेंथ है कि द पोजीशन ऑफ द साइट इज़ नियर द गेट सो द जिम कैन बी यूज्ड बाय द पीपल। तो आप ये भी देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का गेट भी है और दूसरा इसके साथ उसके करीब कोई जिम है या और कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है उस साइट की, यानी तो फिर आप उसकी फिजिबिलिटी को इस पर यानी जज कर सकते हैं। यानी साइट इज़ सराउंडेड बाय बिल्डिंग एंड देयर इज़ नो कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो इसका मतलब है कि ये कमर्शियल बिल्डिंग इसके करीब नहीं है। सो विच टाइप ऑफ बिल्डिंग विल बी फिजिबल इन दैट एरिया वेयर देयर इज़ नो कमर्शियल बिल्डिंग अराउंड। तो यानी इसमें ये भी देखना है कि कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है तो क्या ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ये साइट यूज़ की जा सकती है कि नहीं यूज़ की जा सकती, बिकॉज देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द कमर्शियल एंड द रेजिडेंशियल एज वेल। तो इट कैन बी कम्पीट विद आवर प्रोजेक्ट्स। कमर्शियल फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। द साइट इज़ इन वेल नोन पोजीशन। की पोजीशन बहुत क्लियर है, यानी इसमें फ्रॉम एनी एंगल, यानी ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। साइड इज इन अ कॉर्नर, यानी ये दो क्राउडेड स्ट्रीट के बीच में या ये कॉर्नर प्लॉट है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। साइड इज सराउंडेड बाय एवरग्रीन ट्रीज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साइड इज़ परफेक्ट टू कंटेन अ प्रोफेशनल जिम्नेजियम बिल्डिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी मींस के इज़ परफेक्ट टू कंटेन, यानी इसका मतलब है कि जिम्नेजियम बिल्डिंग के लिए बहुत परफेक्ट है। साइट इज़ नॉट अ रॉकी इजी फॉर एक्सकवेशन, यानी जैसे आपकी साइट रॉकी नहीं है और एक्सकवेशन आसानी से हो सकती है। तो इससे कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी आपकी साइट पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यानी जिम विल बी द फर्स्ट जिम इन द यूनिवर्सिटी, यानी जो अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक जिम बन जाता है तो वो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छी जिम है। अगर वहाँ पे कोई और बिल्डिंग बनती है तो वेदर दैट बिल्डिंग कैन बी यूज बाय द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर नॉट, और बाय द कम्युनिटी ऑफ लोकेलिटी, यानी जो साइट के जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लिए वो कौन सी बिल्डिंग है जो वहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो स्ट्रेंथ्स हैं, ये स्ट्रेंथ्स आपने देखने हैं, और ये स्ट्रेंथ जो है ना वो आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि ये यहाँ पर कौन सी बिल्डिंग बननी चाहिए या ये साइट किस बिल्डिंग के लिए फिजिबल है। द साइट इज़ सिक्योर्ड बाय यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी, तो इसका मतलब है कि जो साइट है चूँकि करीब यूनिवर्सिटी है लिहाजा वो साइट भी एक सिक्योर प्लेस है। वीकनेसेस, यानी स्वॉट एनालिसिस में सेकंड पॉइंट वीकनेसेस भी हर जगह हो सकती हैं। वहाँ पे कोई हैज़र्डस बिल्डिंग हो सकती है, वहाँ पे एक हैवी ट्रैफिक हो सकती है जिससे नॉइज़ क्रिएट हो, वहाँ पे और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसमें आप इसको देख लेंगे कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो वीकनेसेस का बायस बन सकते हैं आपकी साइट के लिए। तो आप उनको देख लें, ये चेकलिस्ट भी है और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी साइट के लिए वीकनेसेस का पॉइंट क्रिएट कर सकती हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल जो स्लोप एरिया है, स्लोप जो है वो वीकनेसेस में आता है, लेकिन आपकी साइड पे कोई स्लोप नहीं है तो ये जो पॉइंट है ये आपका स्ट्रेंथ में आ जाता है। इसी तरह जो वीकनेसेस के पॉइंट्स आपकी साइड में नहीं हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। अब ये हॉट समर एंड कोल्ड विंटर विल नीड मैकेनिकल कूलिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोकेलिटी है मुल्तान ये बहुत हॉट है, इसमें समर बहुत हॉट होता है, कोल्ड विंटर भी होता है। यहाँ पे जो हीटिंग है और कूलिंग डिवाइसेस हैं वो मैकेनिकली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आप अपनी बिल्डिंग में फिर ये आप सजेशन देंगे कि यहाँ पे जो कूलिंग है, जो हीटिंग है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। वेदर यू हैव टू मेक दैट बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट, आपने उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करना है या उसमें मैकेनिकल कूलिंग या हीटिंग प्रोवाइड करनी है। डिपेंड्स अपॉन द कास्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड कास्ट ऑफ द, और जो इसकी यूजिंग कास्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि ये एक वीक पॉइंट है आपकी साइट के लिए भी कि हार्ड समर और कोल्ड विंटर होता है और बिग वेरिएशन बिटवीन द समर बहुत ज़्यादा होता है और विंटर बहुत कम होता है। सो यू हैव टू कंसिडर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट और बिल्डिंग। इसी तरह द साइड इज़ फुल ऑफ एवरग्रीन ट्रीज इन अ बिल्डेबल एरिया ऑफ द साइट, यानी आपकी साइट अगर एवरग्रीन ट्रीज से भरी हुई है तो आप उन ट्रीज को काट नहीं सकते। सो दिस कैन बी द वीक पॉइंट फॉर योर कंस्ट्रक्शन। तो द साइट इज यूज्ड टू हैव अ voluntary activities of students that are currently made in the site. Site is on a main street that produce continuous pollution from automobile exhaust, यानी एक अगर मेन स्ट्रीट पे है या मेन रोड पे है वो साइट तो फिर ये होगा कि वहाँ पे एक पोल्यूशन होगा, यानी नॉइज़ पोल्यूशन भी होगा और साथ ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होगा उसमें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उसको कैसे डील किया जाएगा। सो ये जो स्वॉट एनालिसिस है, ये जो चेकलिस्ट है, ये आपने देखना है, इसके मुताबिक आपने देखना है, डिसाइड करना है कि वेदर दीज वीकनेसेस आर देयर इन योर साइट आर नॉट। अगर हैं तो फिर ये वीकनेसेस हैं, और अगर यही पॉइंट्स आपकी साइट में नहीं है सो दिस बिकम्स अ स्ट्रेंथ फॉर योर साइट। अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखनी है कि वहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे आप यानी फ़ायदा ले सकते हैं। आपकी साइट पे जो भी बिल्डिंग बनेगी उसको फ़ायदा होगा, यानी उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है उस बिल्डिंग की। अगर अपॉर्चुनिटीज़ साइड की अगर अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे कि सो ग्रेटर द अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन बाय योर न्यू प्रोजेक्ट, यानी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगे तो जो प्रोजेक्ट वहाँ पे बनेगा, कंस्ट्रक्ट होगा, वो उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अपॉर्चुनिटी से ही कंस्ट्रक्शन की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि देखें जैसे फॉर एग्जांपल जो शहरों में अपॉर्चुनिटी होती है इससे लोग माइग्रेट होकर शहरों में आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है शहरों में, जैसे शहरों में जो है वो कंफर्टेबिलिटी है, जॉब्स हैं और बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट के ज़राए हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है, तो रोड नेटवर्क अच्छा है, बिल्डिंग्स अच्छी हैं और वे ऑफ लाइफ अच्छा है। सो ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ इन द सिटी एरिया, इन अर्बन एरिया विल अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम द विलेजेस। तो इसी तरह अगर आपकी साइट के गिर्द भी अगर आप देखें आपकी साइट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, सो योर प्रोजेक्ट विल बी अट्रैक्टिव फॉर दैट साइट। तो स्टूडेंट्स को आपने बहुत स्पेशली देखना है, क्योंकि ये भी याद रखें कि कौन सी बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है, वहाँ पे कम्युनिटी को देखना है, कम्युनिटी की जो यानी तादाद है वो देखनी है, कितने लोग हैं वहाँ पे, कितनी आबादी है वहाँ पे, किन लोगों के लिए वो बनने जा रहा है।
वहाँ पे उन लोगों को उससे फ़ायदा होगा, क्या होगा, कमर्शियल सर्विसेज उस वहाँ पे मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ में देखते हैं ना कि अगर कमर्शियल सर्विसेज भी मिल सकती हैं, सो दैट साइट विल बी feasible for the school or college or for university। तो इसी तरह ये भी याद रखें कि taking the advantage of the clear vision of the project for advertising and absorbing customers। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ इम्पॉर्टेंट है। इस अपॉर्चुनिटी से एक क्लियर विजन मिल जाता है उस प्रोजेक्ट के लिए कि आपने वहाँ पे क्या बनाना है। अच्छा, तो इसमें यह है कि अगर ग्रीन ट्रीज़ हैं तो इस ग्रीन ट्रीज़ को आपने प्रिजर्व करना है, और अगर ग्रीन ट्रीज़ पे आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, उनको ख़राब नहीं करना। अच्छा, इसमें ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि आपके पास सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी को आप यूज़ करके वहाँ पे जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि वहाँ पे हॉट समर ज़्यादा होता है, और जो साइट है वहाँ पर भी हॉट समर ज़्यादा होता है। तो उस हॉट समर को टैकल करने के लिए जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आपने यूज़ करने हैं, उन मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की नीड को रिड्यूस करने के लिए आप सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। सोलर पैनल्स आप लगा सकते हैं। आपको सोलर, क्योंकि वहाँ पे सूरज तकरीबन सारा साल होता है, और हीटिंग की वजह से सोलर एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं, और सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसी से आप मैकेनिकल इक्विपमेंट चला सकते हैं। सो दिस कैन बी द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोजेक्ट इन दैट साइट। ठीक है, तो इसी तरह लीड स्ट्रेटजीज़ आप ग्रीन बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए, ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए आप लीड स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। लीड स्ट्रेटजीज़ बेसिकली एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है जो कि आप ग्रीन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, LEED। अच्छा, तो इसके नेक्स्ट दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ के बाद ये लास्ट जो है ये थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स बहुत ये नेगेटिव होता है उस साइट के कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर थ्रेट्स ज़्यादा हैं तो मे बी कि उस साइट पे कंस्ट्रक्शन भी ना हो। तो थ्रेट्स जो है ना वो क्या है, एक स्लोप है जो आपकी साइट पे नहीं है। अगर स्लोप आपकी साइड पे नहीं है, आपकी साइड जो है ना वो फ्लैट है, तो फिर रेन वाटर की ड्रेनेज कैसे होगी, ये एक थ्रेट बन जाता है। तो रेन वाटर की ड्रेनेज करने के लिए स्लोप का होना भी ज़रूरी है। तो आप फिर वहाँ पे इस थ्रेट को निमटने के लिए आपने फिर वहाँ पे एक स्लोप बनाना होता है, उसकी छत पे स्लोप बनाना होगा बिल्डिंग की छत पे, ताकि वो वहाँ पे। तो इसी तरह आपने साइट को भी थोड़ा सा ऊपर करना है, रोड लेवल से ऊपर बनाना है। आपने फ्लोर लेवल और ग्राउंड लेवल के दरमियान तकरीबन 1 या 2 फुट का फासला छोड़ना है, ताकि जो साइट है, जो बिल्डिंग है, दैट बिकम्स हायर देन द ग्राउंड लेवल। तो उससे भी जो रेन वाटर ड्रेनेज है उसको किया जा सकता है। तो जो थ्रेट्स होते हैं उनको देखना होता है, और फिर उन थ्रेट्स को निमटने के लिए फिर आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि उस बिल्डिंग में आप उस बिल्डिंग को बनाना तो है ही, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि उस थ्रेट से निपटा जाए। ओल्ड ट्रीज वहाँ पे अगर हैं तो उनको काटना एक मसला है, ये भी थ्रेट है, लेकिन वहाँ पे आपकी साइड में कोई ऐसा वो नहीं है। सो दिस इज नॉट अ थ्रेट फॉर यू। पोल्यूशन एंड नॉइस आर थ्रेट्स इन दिस केस। यानी अगर रोड है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है, और दूसरा ये कि डस्ट है वहाँ पे, और डस्ट पोल्यूशन भी हो सकता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी हो सकता है। सो ये देखेंगे पोल्यूशन एंड नॉइज़ आर द थ्रेट्स इन एवरी प्रोजेक्ट। इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है ना उसमें पोल्यूशन और नॉइज़ का थ्रेट होता है। और जो एक और थ्रेट है, लिमिटेड कस्टमर्स एंड द फैक्ट दैट आवर प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी वर्किंग आवर्स में इफेक्ट द इनकम।
यानी आपका अगर वहाँ पे कस्टमर्स कम हैं, लिमिटेड हैं, वहाँ पे कम्युनिटी बहुत कम है, नहीं है, तो उस बिल्डिंग को यूज़ कौन करेगा? उस बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए जो यानी जो यूज़र्स हैं वो कौन होंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि कस्टमर्स की जो लिमिटेड कस्टमर्स हैं, दिस कैन बी अ थ्रेट फॉर द बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग किस लिए बनाई जा रही है अगर वहाँ पे कस्टमर्स की लिमिटेशन है या लिमिटेड कस्टमर्स हैं तो। द साइट इज नेबरिंग अ प्राइवेट हाउसिंग फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। थ्रेड्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हो सकते हैं। ये जो साइट है इट कैन बी थ्रेड फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल। अगर आप देखें तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है कि जो साइट आपकी है वहाँ पे अगर मेल डोमिनेंट वो बिल्डिंग है तो उसके लिए जो है ना ये दिस कैन बी अ थ्रेट फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल द points related to the threats, and then you have to decide which type of building will be feasible and how to remove these threats from your site। तो ज़रूरी तो ये है कि इन थ्रेड्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। यही एक बेहतर सोल्यूशन है कंस्ट्रक्शन के लिए। वेजिटेशन में देखना है, ये भी एक मैप है। अगर आपकी साइड के गिर्द बहुत कोई दरख्त वगैरह हैं और किस किस्म के दरख्त हैं तो उनके नेम और उनकी जो टाइप है, टाइपोलॉजी है, वो आपने बाकायदा बतानी होती है कि विच टाइप ऑफ ट्रीज़ आर देयर, विच टाइप ऑफ। वहाँ पे करीब एक मैंगो ट्री है तो उसका मैंगो पार्क भी है, तो वो पार्क है उसमें मैंगो के ट्रीज़ हैं, उनको ट्रीज़ को जो है वो कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो उनके भी आप पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं वेजिटेशन में। और इसी तरह जो भी उसके गिर्द, जो साइड के गिर्द जो भी, अब सैंडी सॉइल बहुत ज़्यादा है, सो दिस कैन बी द पिक्चर फॉर यूर दिस स्लाइड, दिस टाइप ऑफ स्लाइड। इस साइड यानी कि स्लाइड आपके लिए नहीं होगी, स्लाइड आपके लिए भी हो सकती है। आपकी स्लाइड आपके जो साइट है उस साइट के लिए भी स्लाइड इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे भी वेजिटेशन है, वहाँ पे भी दरख्त हैं, वहाँ पे वो एरिया भी एक लिहाज से एक सैंडी सॉइल है, एक सैंडी सॉइल, उसकी पिक्चर आप ले सकते हैं। सो वेजिटेशन इस सैंडी सॉइल का मतलब यह है कि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है और जो वहाँ पे दरख्त हैं उनके पिक्चर्स लेके आप एक स्लाइड बना लें तो इससे भी आपको एक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइट एनालिसिस, and this site analysis is basically the yani presentation of the site analysis. This lecture is basically the presentation of the site analysis और ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पिछले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आप देख लें, उससे आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स और वो बेसिस है इसकी। इसको इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए और इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो पिछले लेक्चर्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन आप अच्छी तरीके से सुन लें, उन लेक्चर्स को सुन लें और देख लें, और तब आपको ये जो प्रेजेंटेशन है ये बनाना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी इस प्रेजेंटेशन को बनाने में। थैंक यू वेरी मच।